नमस्कार दोस्तों। तो पिछले दिनों आप सभी लोगों ने पढ़ा 14 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का सलूशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 21 से लेकर आगे के प्रश्नों का सलूशन। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। प्रश्न नंबर 21 में हम PDF भेज चुके हैं। उसमें आप देखिएगा कि एक सीधी क्षैतिज चालक छड़ जिसकी लंबाई 0.45 मीटर है, यानी L दिया है 0.45 मीटर। ठीक है, एवं इसका वजन दिया है, द्रव्यमान दिया है 60 ग्राम। 60 ग्राम द्रव्यमान दिया है। ठीक है, इसके सिरों पर जुड़े 2 ऊर्ध्वाधर तारों पर लटकी हुई है। तारों से होकर छड़ में 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए ये क्या है कि एक छड़ है जिसको ये छड़ है जिसको 2 तारों से लटका दिया गया और इसका जो द्रव्यमान है mg वो तो 60 ग्राम नीचे की तरफ है। ठीक है, 60 ग्राम। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है, पहला इसमें धारा I प्रवाहित होता है। I जो दिया गया है वो 5 एम्पीयर है। धारा I 5 एम्पीयर। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि चालक के लंबवत कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए कि तारों में तनाव शून्य हो जाए। पहला A लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं B लगाया जाता है। ठीक है, जिससे जो ये तार है इसमें टेंशन 0 हो जाए। तो ये तनाव 0 तभी होगा जब mg नीचे की तरफ और उतना ही बल ऊपर की तरफ लगेगा। तो F ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो F लगेगा, F तनाव शून्य होने के लिए यहाँ लिखेंगे कि तनाव शून्य होने के लिए, ठीक है, जो है इन दोनों तारों में तनाव शून्य हो। टेंशन क्या हो? शून्य। तनाव शून्य तभी होगा जब इसका भार नीचे की तरफ लगे और इस पर जो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बल ऊपर की तरफ लगे। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो? बल ऊपर की तरफ। जान रहे हैं कि धारा अगर इधर की तरफ प्रवाहित हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो है अगर इधर अंदर की तरफ है लंबवत, तो ऊपर की तरफ बल लगेगा ऐसे। ठीक है, तो अगर इस तरह है तो भी ऊपर की तरफ बल लगेगा। अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है तो क्यों? और धारा इधर से इधर प्रवाहित हो, इधर बल्कि धारा जो है इधर से इधर प्रवाहित हो। समझिए, धारा इधर से इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लंबवत है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो जब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो F बराबर IBL, F बराबर IBL साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री है, साइन 90 अंश बराबर हो जाएगा ये mg। तो m का मान है 60 ग्राम, तो 60 गुणे 10⁻³ किलोग्राम। g का मान है 10 मान रखते हैं या 9.8 रख सकते हैं। I का मान है 5 एम्पीयर। B ज्ञात करना है और L दिया गया है 0.45 मीटर और साइन 90 अंश का मान 1। तो यहाँ से B आ जाएगा 60 गुणे 10⁻² अपान ये 5 गुणे 0.45। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान आप निकालेंगे, जैसे 15 × 45, 15 × 4 = 60। ठीक है,
तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 0.45 है, 0.45, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5 से कट जाएगा, या यहाँ पे हम काट देते हैं इसको 15 या 45, ठीक है। तो 0.3 और यहाँ पे कट जाएगा तो 15 चौके 60, ठीक है। या 100 से नीचे गुणा कर दें, 100 से ऊपर गुणा कर दें तो ये 45 हो गया, 15 या 45 हो गया, 3 बार में ऊपर 100 हट जाएगा ये, तो 15 चौके 60, यानी 4 बटा कितना हो गया 12, ठीक है। 4 बटा 15, 4 बटा 15। अब अगर 4 बटा 15 टेस्ला आ गया, बी का मान आ गया 4 बटा 15 टेस्ला। या इसी को अगर हम सॉल्व करें तो 0 बढ़ाएंगे, 15 दूना के 30, दशमलव लगाएंगे तो 40, 30, 10, 100, 15 छक्का 90, ठीक है। 10 फिर 100 तो 6 आएगा, यानी ऐसे टेस्ला बी बराबर इतना टेस्ला आ गया। एक तो ये मिला है, ठीक है, यही ए है। अब दूसरा कह रहा है कि यदि बी, इसमें का बी क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यथावत रखते हुए यदि विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कर दिया जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत ही रखें इसके 90 डिग्री, लेकिन धारा को क्या करें बदल दें। धारा जो इधर जा रहा है अब इधर, और चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ, तो धारा जो ऐसे देखिए, धारा अगर ये ऐसे धारा प्रवाहित हो रहा था इधर, सपोज दैट, जैसे अगर धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र अगर इसको दर्शा रहा है, धारा इधर, ध्यान समझिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा जब इधर से बह रहा था ऐसे लंबवत, तो बल ऊपर की तरफ लग रहा था, ठीक है, धारा इधर। लेकिन जब इधर ही रहे परंतु धारा पलट जाए, यानी धारा अब इधर हो जाए और चुंबकीय क्षेत्र वही, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कोई परिवर्तन न हो, नीचे ही रहे, पर धारा बदल जाए, तो अब ये बल जो ऊपर की तरफ लग रहा है बल नीचे की तरफ लगने लगेगा। इस कंडीशन में जब बल नीचे की तरफ लगने लगेगा तब दो बल कार्य करेगा, एक तो ये भी और एक ये भी कार्य करेगा। इसका मतलब जितना ये भार है उतना ही तो ये भी है, एफ ही है। इसका मतलब जो तनाव हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, वह इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 गुणे 0.6, ठीक है। या इसे 60 ग्राम mg है, तो mg का मतलब हो गया कि 60 गुणे 10⁻³ गुणे 10, तो ये हो जाएगा कितना 2 गुणे ये 10⁻², ठीक है। तो इतना 10⁻² अर्थात ये 0.6, इसका मतलब 1.2 न्यूटन। क्लियर है? तो 1.2 न्यूटन हो जाएगा। बी कितना तनाव हो जाएगा, दूना हो जाएगा, दूना तनाव, टेंशन जो है दूना बढ़ जाएगा, नहीं तनाव कितना होगा तो अब दूना हो जाएगा। 9.8 कह रहा है इसमें, जी का मान 9.8, तो हमने 10 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, बी का मान और टी का मान जब नीचे हो जाएगा तो दूना, पहले ये 60 ग्राम था अब दूना कर देंगे, ठीक है। तनाव दूना हो गया क्योंकि ये भी बल नीचे की तरफ लगने लगेगा। लगा लीजिए जल्दी से, 21 नंबर है ये। हो गया। चलिए अगला देखिए, 22 नंबर कहा जा रहा है, एक स्वचालित वाहन की बैटरी से इसकी चालन मोटर को जोड़ने वाले तारों में 300 एम्पीयर विद्युत धारा, ठीक है, अल्पकाल के लिए प्रवाहित होती है। तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा यदि इनकी लंबाई 70 सेंटीमीटर है एवं बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर है। चलिए
कहा जा रहा है कि जो तारों के बीच लगने वाला बल है वह कितना लगेगा, जबकि ये था 22 नंबर। ठीक है, तारों के बीच लगने वाला बल, जबकि आई है 300 एम्पियर, 300 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, और यदि इनकी लंबाई 70 सेंटीमीटर है, यानी एल बराबर है कितना, 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बीच की दूरी जो है आर जो दिया गया है ये 1.5 सेंटीमीटर है। तो प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा। चलिए, हमें पता है कि जो फोर्स लगता है, ठीक है, दो तारों के बीच जो फोर्स लगता है, यदि इनके बीच की आर दूरी हो तो म्यू नॉट अपान 2 पाई, ठीक है, I1 I2 अपान आर, ये हमें फार्मूला पता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहीं पर हम इसी फार्मूले में वैल्यू रख दें। क्यों? तो जब हम वैल्यू इसमें रख दें, कितना 300 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो 300 रख दिया जाए। म्यू नॉट अपान 2 पाई को 2 गुणे 10⁻⁷, 300 गुणे 300 बटा आर, आर का मान है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इंटू एल, तो एल का मान कितना है, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ बाई एल, तो इसमें 70 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर जो बल लगेगा वह हम देखेंगे कि फोर्स कितना कार्य कर रहा है, तो कैलकुलेशन करना है हमें। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम कर लें इसमें। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन निकाल लिया जाए। तो अब ये 70 है, तो 70 से जो भी बल लगेगा टोटल लगेगा। अब इसी में 70 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा ना। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि F बराबर जो ये फार्मूला होता है वो L लंबाई के लिए होता है, तो जब यहाँ L से भाग देते हैं तो ये F बाई L होता है। तो F बाई L बराबर होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान क्या, R। तो हम यहाँ 70 काट दें तो ये 2 गुणे 10⁻⁷, और ये कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁴, और नीचे 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे तो 10⁻², अब ये ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा। क्यों, 10⁻², और ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये 2 गुणे 10⁻⁷ इंटू 10⁶ अपान, यहाँ पर ऊपर 3 है और नीचे है 1.5, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 6 बटा 1.5, और इंटू ये हो जाएगा 6 तो 10, तो 60, 15 चौके 60। इसका मतलब जो फोर्स कार्य करेगा, ठीक है, वो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स आया लगा लीजिए जल्दी से। साफ कर लीजिए जल्दी से। ये 300 गुणे 300 था ना, 10⁴, 3 गुणे 3, तो यहाँ पर गुणे 3 एक और चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10⁴, और ये 1.5, तो 10⁻⁻, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 6 हो गया। 6 तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो 4 हो गया, इंटू ये 3 अभी बचा है, 3 गुणे 10⁻⁻1,
4 3 12, 12 गुणे 10⁻⁻1 यानी 1.2 न्यूटन। सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ 3 और हैं, 300 गुणे 300 है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए अगला नंबर 23 नंबर देखिए 23 कह रहा है कि 1.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र B दिया गया। 1.5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार क्षेत्र R बराबर दिया गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलनाकार क्षेत्र में विद्यमान है। इसकी दिशा अक्ष के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर है। अक्ष के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ये ऐसे है, ये इस तरह है। पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी इधर पूरब और इधर पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर है। एक तार जिसमें 7 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, 7 एम्पियर धारा आई, 7 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस क्षेत्र में होकर उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है, यानी ये ईस्ट से वेस्ट तो नॉर्थ से साउथ। ये ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। तार पर लगने वाला बल का परिमाण और दिशा क्या है? पहला, तार अक्ष को काटता हो उस कंडीशन में बताना है। दूसरा, तार NS दिशा से घुमाकर उत्तर पूर्व घुमाकर उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा में कर दिया जाए। उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा में कर दिया जाए। तीसरा है कि नॉर्थ साउथ दिशा में रखते हुए ही तार को अक्ष से 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया जाए। 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया जाए। 3 कंडीशन है। जब तार अक्ष को काटता हो, तार NS दिशा से घुमाकर उत्तर पूर्व की दिशा में हो, तो जब अक्ष को काटे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझिए कि ये है ऐसे अक्ष, और जब इसको काट रहा हो ऐसे, तो इनके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। अब जैसे धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है, सपोज दैट धारा अगर इधर की तरफ बह रहा है और इसमें जो है लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र, जैसे धारा इधर की तरफ है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा अगर इधर से इधर, इसमें धारा किधर दे रहा है? तो धारा की दिशा दिया गया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर है। धारा 7 एम्पियर की, एक तार में 7 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर धारा प्रवाहित होता है, यानी ये ऐसे।
और जो चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान से देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्तर पूरब से पश्चिम की ओर है। कह रहा है कि क्षेत्र विद्यमान है, इसकी दिशा अक्ष के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर। तो क्षेत्र की दिशा, अब समझिए, क्षेत्र की दिशा बी इधर की तरफ, ठीक है। और ये धारा जो है, धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ये धारा। तो अब जरा देखिए, उत्तर से दक्षिण ये धारा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो बीच का कोण कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो जो फोर्स आएगा F, वो IBL साइन थीटा होगा, IBL साइन थीटा, यही होगा ना। तो अब यहाँ पर IBL साइन थीटा, थीटा के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। थीटा के स्थान पे 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर 7 एम्पियर, एम्पियर कितना है, तो 7 एम्पियर है। और लंबाई, तो लंबाई कितना होगा उसका, तो 1, यहाँ पर जो लंबाई दिया बी कितना है, 1.5 टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो 1.5 टेस्ला है। क्लियर है। और जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है वो तार है, देखिए जैसे यहाँ रेडियस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, रेडियस है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो R 10 नीचे भी होगा, 10 ऊपर, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब ये है कि L का मान 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर रखें, तो I का मान यहाँ पे 7 एम्पियर, B का मान 1.5 टेस्ला दिया ही गया है, और L का मान है 0.2 साइन 90 अंश रख दें, तो ये हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, तो 0.2 यानी 7 गुणे इसका गुणा कर दें, 15 दूना के 30, तो 0.3 हो गया, ठीक है। और साइन 90 अंश का मान 1 7 से लेके 2.1, तो 2.1 न्यूटन। और 2.1 न्यूटन का जो बल लगेगा, जरा देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड है इधर और धारा इधर की तरफ बह रहा है। धारा जो है ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये है, धारा इधर की तरफ है, तो बल इसके नीचे की तरफ, इस तल के नीचे की तरफ बल लगेगा। क्लियर है। अब इतना न्यूटन। दूसरा का आइए बी नंबर देखा जाए, कहा जा रहा है कि तार NS दिशा से घुमाकर उत्तर पूर्व यानी पूर्व पश्चिम, ठीक है, और पश्चिम दिशा में कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर पूर्व का मतलब ये है कि अब इसको 45 अंश घुमा दें, ऐसे कर दें। तो जब हम ऐसे करेंगे तो ध्यान समझिए कि अब तार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और तार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। तो अब ये लंबाई हम मान लेते हैं कि यह L डैश है, ये लंबाई क्या है, L डैश, ठीक है। तो जो बल लगेगा F, उसके लिए लिखेंगे IBL डैश और साइन 45 अंश लिखेंगे, क्योंकि अब थीटा जो है ऐसे, ये 45 अंश का कोण है। तो इसका मतलब ये है, जरा ध्यान समझिए कि ये 45 अंश का कोण होगा, यानी आप ऐसे समझिए कि ये L डैश है, ठीक है, और ये कोण है 45 अंश, और ये है H। तो हम साइन 45 अंश बराबर लिखेंगे क्या, H/L। तो अब H बराबर लिखेंगे तो L डैश इंटू साइन 45 अंश लिखेंगे, ठीक है। तो ये H के बराबर हो जाएगा। तो जो ये L डैश और साइन 45 है, ये H डैश का मतलब है कि ये, और ये जो दूरी है ये कितना है, 0.2 है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा मिलकर IB और ये L ही हो जाएगा। और L का मतलब ये है, L डैश यहाँ था तो L, और L का मतलब ये है कि ये 7 एम्पियर और B का मान है 1.5 टेस्ला, और L का मान 0.2, 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर। क्लियर है। अब ये निकाल लिया तो ये तो वही है ना कि यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 0.3 यानी 2.1 न्यूटन। तो ये B है, सॉल्व कर लीजिए B को भी, यहाँ लिख लीजिएगा L डैश साइन 45 बराबर L। यहाँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तीसरा है NS दिशा में रखते हुए
तार को अक्ष से 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया जाए। पहले लगा लीजिए, जल्दी से लगाइए इसको। हो गया। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि सी में, इसी का सी देखिए, कह रहा है कि जो ये तार है, ये जो एक्सिस है, ठीक है, इसको यहाँ न रखकर बल्कि इसको यहाँ से 6 सेंटीमीटर नीचे कर दे, 6 सेंटीमीटर नीचे। अब जरा समझिए कि जो ये उत्तर पूर्व और उत्तर दक्षिण की तरफ है, आप ऐसे समझिए कि जैसे ये मान लेते हैं, ले लेते हैं ये, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि इसमें अगर डायरेक्शन हो गया इधर ये, ठीक है, उत्तर पूरब, ये उत्तर पूरब, ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरब पश्चिम। मान लेते हैं कि ये अगर यहाँ पर ये दर्शा रहा है पूरब से पश्चिम, ये दर्शा रहा है ऐसे, तो ये ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट है और इधर ईस्ट वेस्ट है और इधर ऐसे है। तो जो एक्सिस पे है ये, ठीक है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, तो जब ये इधर पूरब है इधर पश्चिम है तो इधर नॉर्थ और साउथ होगा। अब ये इस पर, इसके एक्सिस पर है, जो ये बीचों बीच वाली लाइन है, कह रहा है कि ये इस पर है, ध्यान समझिएगा, ये इस पर है, लेकिन कह रहा है कि अब यहाँ पर न रखकर बल्कि इस एक्सिस से नीचे कर दिया जाए, यहाँ पर तार कर दें। तो अब ये यहाँ पर तार करेंगे तो ये ऐसे तार जाएगा ना इधर। तो पहले अब पूरा डायमीटर के बराबर 10 सेंटीमीटर यहाँ था, 10 सेंटीमीटर यहाँ था, जब यहाँ पे कर देंगे तो अब ये पूरा लंबाई तो 10 सेंटीमीटर होगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर ही है, इसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। तो इसका मतलब इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी आप यहाँ समझिए कि ऐसे है ये, और ये यहाँ पर था जब ये एक्सिस सेंटर पे था तो इसको कट करता हुआ जा रहा था, तो हमने 90 डिग्री रखा था। लेकिन अब ये कह रहा था इस समय इधर आर तो इधर भी आर, लेकिन कह रहा है कि यह यहाँ पर न होकर, तार यहाँ न रखकर बल्कि इस एक्सिस से 6 सेंटीमीटर नीचे कर दें। कितना नीचे कर दें, 6 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर नीचे हो गया। थोड़ा सा बड़ा बना दे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये ऐसे समझिए कि इधर ये है सेंटर से होकर, तो 10 इधर था 10 इधर था सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। अब इस तार को यहाँ न रखकर बल्कि इसको अब यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, तो ये 6 सेंटीमीटर नीचे कर दिया गया। यहाँ से कितना कम कर दिया गया, 6 सेंटीमीटर नीचे। तो अब तार की लंबाई तो ए बी ये हो जाएगा ना। अब ये तार की लंबाई है, ये नहीं है 20 नहीं, तो 6 सेंटीमीटर है, तो नीचे 6 सेंटीमीटर कर दिया। तो अब अगर इसको मिला दे तो ये तो त्रिज्या 10 होगा। अब देखिए 10 ये है और 6 ये है, तो जब ये निकालेंगे ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये x है तो इधर भी x होगा। यदि ये x है तो देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का सॉरी x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में। तो x का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ हो जाएगा कितना 64 x स्क्वायर। तो x बराबर कितना आ गया 8। इसका मतलब 8 इधर है और 8 इधर, तो 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा 16, और यही हो जाएगा अब लंबाई l, ठीक है। अब तार की लंबाई पता हो गया और b पता है कि 1.5 टेस्ला है, ठीक है। धारा I पता है कि 7 एम्पियर है। तो अब जो F लगेगा वो IBL साइन थीटा, तो 90 अंश होगा लंबवत है। तो यहाँ पर I की जगह पर 7 यानी IBL साइन थीटा, यानी थीटा के स्थान पे 90 अंश रखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा F का मान, तो F का मान हो जाएगा IBL, तो I का मान है 7 एम्पियर, B का मान है 1.5 और L का मान हो गया कितना, तो L का मान यहाँ पर हो गया 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर 0.16 मीटर,
और साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब गुणा कर लिया जाए तो 16 का 15 में गुणा कर दें। ठीक है, तो 16 पाँचे ये 7 गुणे 16 पाँचे 80। ठीक है, 16 पाँचे 80 को 0 और 16 कम 16 और 8 24। ये हो जाएगा 2 यानी 0.24, क्योंकि 0.16 है तो 0.24। अब इसमें 7 का गुणा कर दें तो 7 चौक 28 और 7 दूना के 14, 14 और 2 16, तो 1 2 3 यानी 1.6 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर 2.1 न्यूटन था और यहाँ पर कितना आ गया 1.6 न्यूटन। तो सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि ये नीचे करने का मतलब है कि तार की लंबाई क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको। ये 23 का तीसरा था सी। हो गया। चलिए अब देखिए 24 नंबर। चौबीस नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि धनात्मक जेड दिशा में, ठीक है, 3000 गास का एक समान चुंबकीय क्षेत्र। 24 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र दिया है 3000 गास। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है। आयताकार है जिसकी भुजाएं ए 10 सेंटीमीटर बी 5 सेंटीमीटर है, जिसमें 12 एम्पियर की धारा I बराबर 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस क्षेत्र में रखा है। अब चित्र 4.28 चित्र दिया गया है। आप अपने जो हमने PDF भेजा है उसमें आप देखिएगा, चित्र अभी हम बनाते हैं। दिखाई गई है लूप की विभिन्न स्थितियों में इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या है, हर स्थिति में बल क्या है, अस्थायी संतुलन वाली स्थिति कौन सी है, अस्थायी संतुलन वाली स्थिति कौन सी है, ये बताना है। ठीक है, अस्थायी संतुलन का मतलब है कि टोटल बल क्या हो, 0। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि पहला ए, यहाँ पर हमें B दिया है, A दिया है, B दिया है, I दिया है। ठीक है, और जो बल युग्म होता है टा, वो तो आप जानते हैं कि MB साइन थीटा होता है। M के स्थान पर I इंटू A होता है, B साइन थीटा होता है। A जो होता है वो क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफल होता है A इंटू B। ठीक है, क्षेत्रफल A इंटू B। अब इसका क्षेत्रफल अब निकालेंगे अगर, तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो 0.1 गुणे 0.05 आएगा मीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर 5 मीटर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे गुणा करें अगर, तो ये तो 5 ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.005 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो एरिया हो गया, यानी 5 गुणे 10⁻³ इसी को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एरिया हो गया। बी दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, तो बी का मान तो आपको पता ही है
कि B है 3 गुणे 10⁻³ गॉस या 3 गुणे 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला या 3 गुणे 10⁻⁻1 टेस्ला। तो ये B का मान आ गया है। ठीक है, I का मान 7 एम्पियर 12 एम्पियर दिया ही गया है। अब अगर हम इसमें रख दें तो बल युग्म पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बल युग्म अगर हम निकालें तो टाउ, तो I का मान कितना है, तो 12 एम्पियर, A का मान कितना है, तो 5 इंटू 10⁻⁻3 और B का मान कितना है, 3 गुणे 10⁻⁻1 और साइन 90 अंश 90 डिग्री। तो 12 गुणे 5 गुणे 3, तो 12 5 60, 60 गुणे 3 गुणे 10⁻⁻3 -1 हो गया, तो 10⁻⁻4। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, तो 6 × 18 यानी 180 गुणे 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर या 1.8 गुणे 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये तो आया बल युग्म। पर अभी हमको ये देखना है कि जो ये बल युग्म आ रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस पे विचार करना है A, B, C सब पे। तो पहला A का चित्र जो दिया गया है वो ऐसे है कुछ। ठीक है, ये है Y, ये है X, ये है Z और इसमें जो करंट हो रहा है ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और Z दिशा में, तो Z दिशा में इधर की तरफ, Z दिशा में जो है मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इधर की तरफ है, B जो है वो इधर की तरफ। तो यानी B और इसके और इसके कारण, इसके और इसके कारण जो है जो बल लगेगा, ठीक है, वो तो 0 होगा। इसके कारण बल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसके कारण जो बल लगेगा, इसके कारण, तो देखिए ये धारा इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो धारा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ Z की तरफ है। तो जो बल लगेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, तो बल ऊपर की तरफ, और यहाँ पर जब धारा इधर पलट जाता है तो बल नीचे की तरफ। यानी ये दोनों बल बराबर होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलन करेंगे। ये एक दूसरे को संतुलन करेंगे क्योंकि इसके और इसके कारण तो 0। ठीक है, इन दोनों के कारण 0 होगा बल, और इसके कारण जो है विपरीत दिशा में समान बल लगेंगे तो संतुलन की अवस्था में होगा, अस्थायी अवस्था में होगा। दूसरा B पे आते हैं, तो B देखते हैं, दिया गया है कि यह ऐसे है। ठीक है, ये Z है, ये X है, ये Y है। अब इसमें जो है ये ऐसे इस तरह है, इस तरह। इसमें भी इसके और इसके कारण 180 डिग्री, इसके कारण 0 डिग्री, तो इनके कारण जो बल लगेगा 0 लगेगा। इसके कारण और इसके कारण विपरीत दिशा में बल लगेंगे, समान होंगे तो अस्थायी होगा। ठीक है, C देखा जाए कि अब ये ऐसे है और इसमें ये इस तरह है, इधर धारा जो है इस तरह प्रवाहित हो रहा है। तो अब इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है कि इसमें ये और ये जेड एच के विपरीत है, ये जेड एच के अंदिश है, तो इन दोनों के कारण 0 होगा बल, और इसके कारण और इसके कारण जो बल लगेगा इसके और इसके कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और धारा ऐसे है, इस तरह है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड और धारा इधर, तो इसका मतलब जो बल लगेगा इधर की तरफ, और जब इसमें धारा बदल जा रहा है तो बल पहले ऊपर की तरफ, बल अब धारा बदल जाएगा तो नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, विपरीत दिशा में बल लगेंगे तो ये भी संतुलन की अवस्था में होगा। अब डी जो है इसमें ये ऐसे बना हुआ है, डी देखिए, डी जो है ये ऐसे,
ये ऐसे डी बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, इस तरह और इसमें इस तरह। तो पहली बात कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा में है, ठीक है, तो ये जेड अक्ष की दिशा में, ये जेड अक्ष की दिशा में है, इसके कारण तो बल जीरो हो जाएगा इसके कारण। और ये दोनों जो है जेड एक्सिस के साथ, तो 90, अब यहाँ पर ये धारा यहाँ पर है और यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री का ही तो कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। इसके साथ भले ही 30 डिग्री का हो, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें तो ये वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से मतलब है। तो वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके कारण तो बल जीरो, और इसके कारण जो बल लगेंगे वो विपरीत दिशा में लगेंगे और समान लगेंगे, इसलिए किस अवस्था में होंगे? संतुलन की अवस्था में होंगे। किस अवस्था में होंगे? संतुलन की अवस्था में होंगे। क्लियर है? अब हम अगर इसमें आते हैं ई में, तो ई में क्या कह रहा है कि ये ऐसे है, तो यहाँ पर ये इस तरह है, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ देखने योग्य बातें हैं कि धारा जो है ऐसे प्रवाहित होता है, ठीक है। अब देखिए ये धारा और ये धारा, ये धारा, ये धारा, अब ये सभी धाराएं जो हैं जेड अक्ष के अनुदिश तो है नहीं, इसका मतलब इसके कारण भी बल लगेंगे, ये इधर के और ये इधर के कारण, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है लंबवत है, और इसके कारण भी बल लगेगा, इसके कारण भी और इसके कारण भी बल लगेगा। अब चूंकि ये यहीं पर है, तो ये तो दूरी उतना ही है, यहाँ तो दूरी है नहीं, यहाँ पर ये दूरी है, तो इस दूरी के कारण हम देखेंगे कि इस पर जो बल लगेगा, इस पर इस तरह करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ई के लिए हमने देखा कि ई के लिए देखा जाए डी ई, अच्छा ई में डी में जो है ये 30 डिग्री था, ये कितना था? 30 डिग्री था, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स और ये जेड। चलिए आइए ई में, तो ई में क्या कह रहा है कि इस पर भी जो टोटल बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो तो चूंकि ये जेड एक्सिस में बी है, बी तो इधर ही है, और इसमें कोई भी बी के अकॉर्डिंग नहीं, बी जीरो है, यानी यहाँ पर है, इसका मतलब बी तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। अर्थात जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जो फोर्स लगेगा वो तो सभी में संतुलन की अवस्था में है फोर्स, इसमें भी हमने देखा, इसमें भी देखा, इसमें भी देखा, इसमें भी देखा, सभी में फोर्स संतुलन की अवस्था में है, 0 है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ देखना है कि इसमें ई में और एफ में, एफ भी इसी तरह की आकृति है, कुछ एफ भी आकृति इसी तरह का है, ये ऐसे है, और इसमें करंट केवल पलट गए हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों स्थितियों में बल, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एफ, वो तो 0 ही रहेगा। क्लियर है? अब क्यों? क्योंकि ये बी के अकॉर्डिंग है ही नहीं, और ये जो है जो 90 डिग्री, जैसे आई बी एल साइन थीटा है, यहाँ पर आई बी एल साइन थीटा, तो यहाँ पर जो बी तो ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पर इन दोनों स्थितियों में जो टार्क लगेगा, बल युग्म लगेगा, वो तो 0 होगा, क्योंकि इन दोनों में ही बल नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि जेड एक्स के परपेंडिकुलर जेड ऐसे हैं, ठीक है, और ये करंट इधर, तो ये एक्स अनुदिश के हैं, जेड के अनुदिश है ही नहीं, ये वाई के अनुदिश है, जेड के अनुदिश है ही नहीं, ये जेड पर है, तो इसमें तो बल 0 होगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, ठीक है। पर अब हमें ध्यान देना है
कि जब यहाँ पे टाव 0 है, यहाँ भी टाव क्या होगा, 0 होगा दोनों में, और बल सभी में संतुलन की अवस्था में, अर्थात टोटल जो बल लगेगा वो 0 लगेगा। क्लियर? इन सभी में टोटल बल क्या लगेंगे, 0। परंतु अभी हमें इसमें और इसमें, इन चारों में जो बलयुग्म लगेगा वो इतना लगेगा। बलयुग्म तो सभी में लगेंगे और सभी में यही लगेगा बलयुग्म, परंतु जो इनके डायरेक्शन होंगे वो डायरेक्शन बताना है बलयुग्म का। तो यहाँ पर देखिए जो बलयुग्म का डायरेक्शन होगा, ये तो जेड एक्सिस में बी है, तो जो हमने यहाँ निकाला एम और बी, तो एम और बी दोनों ही सदिश राशि है, तो m क्रॉस b करेंगे तो इनके लंबवत आएगा। क्लियर है? जैसे अगर हम m, यहाँ पर जो b है क्या है, b, तो b जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर हो गया z, तो z के लिए हम k लिख दें, और m ये x अक्ष के अंदिश बल लगेगा, वो बाहर गया तो अंदर, तो x, तो यहाँ पर लिख दें x यानी I। तो जब I क्रॉस k लिखेंगे, I क्रॉस k लिखेंगे तो क्या आएगा, j आएगा, I क्रॉस k। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे k और I, तो ये z अंदिश है, z अक्ष के अंदिश, तो यहाँ पर j हो गया तो y अक्ष के अंदिश हो गया। किसके अंदिश हो गया, y अक्ष के अंदिश इसमें, और इसमें भी y अक्ष के अंदिश हो गया। क्लियर है? z आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y अक्ष के अंदिश, और यहाँ भी y अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है? और दूसरा है c में देखा जाए कि यहाँ पर c के लिए, तो c में ये है z और ये है x, तो यहाँ y हो जाएगा तो j हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि k और j हुआ, क्या हो गया, k क्रॉस j हुआ, तो k क्रॉस j अगर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x के लिए I आएगा, यानी x अक्ष के अंदिश होगा। इसमें किसके अंदिश होगा, x अक्ष के अंदिश होगा, तो यहाँ पर x अक्ष के अनुदिश होगा। क्लियर है? यहाँ x अक्ष के अंदिश, यहाँ पर y अक्ष के अंदिश था सॉरी, यहाँ पर बलयुग्म x अक्ष के अंदिश है, यहाँ भी बलयुग्म किसके अंदिश रहेगा, तो यहाँ जो है x अक्ष के साथ, देखिए y के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना, y अक्ष के साथ, तो जो x अक्ष के साथ बनाएगा वो 240 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 240 डिग्री x अक्ष के साथ, यहाँ से ऐसे बनाएगा इधर। ठीक है? तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। ठीक है? तो 240 डिग्री हो जाएगा D में। क्लियर है? तो ये था 24। अब चलिए 24 के अतिरिक्त 25 देखा जाए। कहा जा रहा है एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 20 फेरे हैं और जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है जिसका परिमाण 0.1 टेस्ला है, जो कुंडली के तल के लंबवत है। यदि कुंडली में 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली पर लगने वाला कुल बलयुग्म ज्ञात करना है। कुंडली पर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल औसत बल क्या होगा। जबकि कुंडली का जो अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तांबे के तार से बनी, और तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो दिया गया है वो 10⁻29 मीटर पर क्यू है। ठीक है, पर मीटर क्यू है। तो चलिए इतना दिया गया है 25 में। ठीक है, की संख्या n दिया है, n दिया है आपका 20।
त्रिज्या r दिया है 10 सेंटीमीटर, चुंबकीय क्षेत्र में रखी है जिसका परिमाण b दिया है 0.1 टेस्ला, जो कुंडली के तल के लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री रखा हुआ है। कुंडली के तल के लंबवत रखा है। यदि कुंडली में आई 5 एम्पियर की धारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है लंबवत, यदि कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान बी के साथ 90 डिग्री पर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो कुंडली पर लगने वाला कुल बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। चलिए, तो हम इस पर लगने वाला बल, कुल बल भी परिणामी बल क्या होगा ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। और तो चलिए देखा जाए। पहली बात ये है कि ए बल युग्म पूछा है, कुंडली पर लगने वाला कुल बल युग्म, तो बल युग्म टा, ठीक है। तो जो बल युग्म होगा वो तो एम बी साइन थीटा होगा, ठीक। एम का मतलब है कि एन आई ए बी, ठीक है, साइन थीटा। पर यहाँ पर थीटा जो है 0 डिग्री है, तो एन आई ए बी साइन 0 बराबर 0। यहाँ जो बल युग्म आएगा वो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वृत्ताकार कुंडली जिसमें 20 फेरे हैं, 10 सेंटीमीटर है त्रिज्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जिसका परिमाण 0.1 टेस्ला है, जो कुंडली के तल के लंबवत, यदि कुंडली के तल के लंबवत, यदि कुंडली में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तल के लंबवत 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तल के लंबवत 5 एम्पियर की धारा, चुंबकीय क्षेत्र जो है और धारा दोनों के बीच जो कोण है वह जो है 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ 0, बल युग्म क्या होगा, 0 लगेगा। दूसरा है बी, कुंडली पर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या होगा, कुंडली पर लगने वाला कुल परिणामी बल, तो कुंडली पर लगने वाला कुल जो परिणामी बल होगा टोटल, वह परिणामी बल F जो है 0 हो जाएगा। F क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि I B L साइन थीटा, ठीक है, और थीटा का मान 0, तो 0 हो जाएगा। अब C पर आए, तो C की वैल्यू क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल औसत बल क्या होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर औसत बल F। तो हमें ये देखना है कि जो औसत बल होगा वह बल प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, तो F बराबर क्यू बी साइन थीटा से, ठीक है, क्यू बी साइन थीटा से। यहाँ पर जब उसके लंबवत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत धारा गतिमान हो, तो यहाँ पर हम Q के जगह पर E इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो E, और यहाँ पर VD, यहाँ B, E इंटू VD इंटू B। अब देखेंगे, हमें चूंकि पता है कि I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है I बराबर N E A VD, यही होता है N E A VD। तो यहाँ से VD बराबर क्या हो जाएगा, तो I अपान N E A। यह VD की वैल्यू यहाँ रख दें तो E इंटू आई इंटू बी, ठीक है, और ये N E A, तो यहाँ से E कट जाएगा, तो I इंटू बी अपान N इंटू A। I कितना है, तो I दिया गया है 5 एम्पियर, और B दिया गया है, तो B टेस्ला दिया गया है, कितना है 0.1 टेस्ला। N दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन 10⁻29 पर मीटर क्यूब, तो 10⁻29 पर मीटर क्यूब, ये N हो गया।
और A दिया गया है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह F निकल जाएगा यहाँ से। तो ये पूरा सॉल्व किया जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा 24, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, ये हो गया F की वैल्यू। तो सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए अब देखिए 26 नंबर 26 देख लीजिए क्या कह रहा है। 26 कह रहा है कि एक परिनालिका जो 60 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और जिसमें 300 फेरे हैं, n बराबर दिया गया है 300 वाली 3 परतें हैं, उसमें 3 परतों की संख्या जो है 3 है, लपेटी गई है। इसके भीतर एक 2 सेंटीमीटर लंबा 2.5 ग्राम का तार इसके केंद्र के निकट अक्ष के लंबवत रखा है। अक्ष के लंबवत, ठीक है, कितना लंबा 2 सेंटीमीटर लंबा और द्रव्यमान 2.5 ग्राम द्रव्यमान का तार केंद्र के निकट अक्ष के लंबवत रखा है। अक्ष के लंबवत रखा है, अक्ष के लंबवत रखा है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, जो अभी भी हम बता रहे थे कि जैसे ये है और ये अक्ष है, ठीक है, यहाँ से अक्ष है, ये इसके लंबवत रखा गया है। यानी जो कुंडली है, ऐसे कुंडली ये बना हुआ है, तो ये अक्ष हो गया, इसके लंबवत का मतलब या तो इधर या तो ऐसे। ठीक है, हो गया। अब समझ में आया? लंबवत का मतलब हो गया कि इसके नहीं बल्कि इसके अक्ष के। तो इसके अक्ष के जैसे मान लीजिए कि ये लंबाई है, ये है, देखिए ये है, तो अब ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सिस हो गया, तो इस एक्सिस के लंबवत या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, यानी इस तरह। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इसके लंबवत कितना 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 ग्राम द्रव्यमान का इसके केंद्र के निकट अक्ष के लंबवत रखा है। तार एवं परिनालिका का अक्ष दोनों क्षैतिज तल में है। दोनों कहाँ है? क्षैतिज तल में। तार और परिनालिका दोनों का तल क्षैतिज तल पर है। तार एवं परिनालिका का अक्ष दोनों क्षैतिज तल में है। ठीक है, अब तार को परिनालिका के समांतर 2 वाही संयोजकों द्वारा एक बाह्य बैटरी से जोड़ा गया, जो इसमें 6 एम्पियर का धारा, जो छोटा सा तार है, इसको जो है जोड़ा गया है एक बैटरी से। ठीक है, और इसमें 6 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, 6 एम्पियर का विद्युत धारा प्रदान करती है। किस मान की विद्युत धारा परिवहन की उचित दिशा के साथ इस परिनालिका के फेरों में प्रवाहित होने पर तार का भार संभाल सकेगी, जबकि G का मान दिया है 9.8। अब देखिए ये परिनालिका है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है ताकि इसके तार का जो भार है इसको ये जो है संभाल रखे, गिरने न पाए, यानी संतुलन की अवस्था में हो। तो संतुलन की अवस्था में कैसे रहेगा? जब
ये संतुलन की अवस्था में है, तो इसका मतलब ये है कि IBL mg के बराबर होगा। जाहिर सी बात है कि IBL किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। अब IBL चूंकि लंबवत है तो थीटा 90 अंश बराबर mg। I का मान तो पता है, ठीक है, I का मान हमें पता है, दिया गया है कि I का मान कितना है, तो I का मान 6 एम्पियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सभी वैल्यू रख दें तो देखेंगे कि I और B की वैल्यू रख देते हैं, तो म्यू नॉट N इंटू I डैश, ये B की जो V की वैल्यू परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र होता है वो म्यू नॉट N इंटू I होता है। परिनालिका का वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र म्यू N I, तो जो ये I है ये इस परिनालिका में बहने वाली धारा, वैद्युत धारा के लिए है, और जो ये I है वो ये 6 एम्पियर इसमें बहने वाली धारा है जो इसमें लटका हुआ है, ठीक है। तो अब इंटू L और बराबर ये हो जाएगा mg, बराबर क्या हो जाएगा? mg। तो अब यहाँ पर देखेंगे बराबर हो गया mg। तो अब ये I डैश हमें ज्ञात करना है, तो I डैश बराबर हो जाएगा mg अपान ये I नीचे आएगा, म्यू नीचे आएगा, n आएगा, L आएगा, मान रख देते हैं। तो m का मान दिया गया है कितना, तो 2.5 गुणे 10⁻³ किलोग्राम। G का मान 9.8, नीचे आते हैं I का मान 6 एम्पियर, ठीक है, I का मान 6 एम्पियर है। अच्छा, म्यू का मान तो आपको पता ही है कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n का मान पता है कितना है, तो 300 है, चक्करों की संख्या 3 परत है, एक परत में 300, तो 3 परत में कितना हो जाएगा? 900। तो यहाँ पे हो गया 900 गुणे L, और L का मान दिया गया है कितना है, तो L है 2 सेंटीमीटर। L का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारे के सारे मान जो दिए गए थे उसको हमने रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻² से गुणा करेंगे। चलिए अब देखिए, अब ये I डैश का मान निकाल लेंगे। तो जब I डैश का मान कैलकुलेशन करने के बाद आप निकालेंगे तो इसका मान, अब तो आप निकाल लेंगे ना I डैश का मान, क्यों निकल जाएगा, तो सॉल्व करके निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिए जरा सॉल्व करके। जल्दी से निकालिए। निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा, लगभग ये 108 एम्पियर के करीब आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर देखा जाए, 27 नंबर। किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली, 27 नंबर देखा जाए।
27 नंबर, किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। प्रतिरोध R दिया है यानी G दिया है 12 ओम, ठीक है, और इसमें I 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 18 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे? 0 से 18 वोल्ट परास वाले में हमें रूपांतरित करना है, ठीक है, जबकि ये मिली एम्पियर को दर्शा रहा है। तो हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलते समय सीरीज में प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्या करते हैं? सीरीज में प्रतिरोध जोड़ते हैं, ठीक है, हम सीरीज में प्रतिरोध जोड़ते हैं, परंतु गैल्वेनोमीटर को अगर हमें धारा मापी बनाना होता है तो हम समांतर में प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर बनाना है तो हमको सीरीज में जोड़ना होगा। क्या करना है? सीरीज में। तो जब हमें सीरीज में जोड़ना है तो आखिर कितना जोड़ना है? तो G का मान 12 है और ये 4 दिया है, ठीक है, और 0 से 12 वोल्ट तक के लिए हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि जो R ज्ञात करेंगे वो R जो होगा V/IG माइनस G, ठीक है। तो R जो आएगा, R यहाँ से R की जो वैल्यू आएगा, चूँकि यहाँ पर हम करते क्या हैं कि आप देखिए कि G प्लस R, यानी ऐसे लिखा जाएगा कि R प्लस G इंटू IG बराबर V, ठीक है। तो यही होता है क्योंकि सीरीज में हमने जोड़ दिया है। तो जब सीरीज में जोड़ दिया है तो यहीं से कैपिटल R ये निकाला गया है कि R बराबर क्या हो जाएगा? तो V/I या IG माइनस G। अब यहाँ पर V कितना है? तो 18 वोल्ट है। IG कितना है? तो 4 मिली एम्पियर, 4 × 10⁻³ एम्पियर है, और माइनस G का मान है कितना? 12। तो G का मान 12 वोल्ट है, 12 ओम है। तो ये वैल्यू अगर रख दिया जाए तो ये कितना आएगा? तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना आता है यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना आ गया? ये 4 मिली एम्पियर दिया हुआ है, ये 18 वोल्ट है, तो लगभग 5 दशमलव समथिंग आएगा। तो ये आ जाएगा, भाग दे दे तो 4 3 6 18 4 है, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, कितना बचा? 2, 4 5 20, ठीक है। तो ये 4.5 × 10⁻³ माइनस 12, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो 4500 माइनस 12, यानी 4500 ओम में से 12 ओम घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 4488 ओम, ठीक है। ये 27 नंबर है 27। कब? जब भी हमें याद रखिएगा कि अगर वोल्ट मीटर में बदलना होता है तो सीरीज में जोड़ते हैं, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के साथ ये प्रतिरोध हमने जोड़ दिया और इसको समांतर में हम जोड़ देते हैं, तो यह जो है पूरा का पूरा वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। और जब गैल्वेनोमीटर के साथ हम जो है समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, ठीक है, और इसको जब हम लगाते हैं तब यह सीरीज में लगाते हैं ये, तो ये किसकी भांति काम करता है? अमीटर की भांति काम करता है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए, लग गया। चलिए अगला है 28 नंबर, किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। 28 हटा दें इसको, जिसे 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह पूर्ण इस विक्षेप दर्शाती है। इस गैल्वेनोमीटर को
6 एम्पियर परास वाले एमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाए। 6 एम्पियर वाले में रूपांतरित करना है तो कितना प्रतिरोध हमें किस क्रम में जोड़ना होगा। तो अभी हमने बताया कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या बताया अभी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, तो पहले तो यहाँ 28 में गैलोमीटर के लिए जी का मान दिया है कितना? 15 ओम, ठीक है, 15 ओम। और धारा आई जी दिया है कितना? तो 4 मिली एम्पियर। अब देखिए 4 मिली एम्पियर दिया है और आई हमें प्राप्त कितना करना है? 6 एम्पियर तक प्राप्त करना है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि ये जी ओम तो है ही, और इसके साथ समांतर में अगर R जोड़ दें तो ये तुल्य जो प्रतिरोध होगा R डैश, तो ये 1/R प्लस 1/G होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/R प्लस 1/G, तो यहाँ हो जाएगा R इंटू G/R प्लस G, ये R डैश, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतना है, ठीक है, और यहाँ पर IG के साथ G है। अब यहाँ पर अगर I है तो हम ये कहेंगे कि I अपान IG, देखिए जैसे V1 बराबर V2, तो यहाँ पर I अपान IG, तो I के लिए क्या लिखेंगे? तो जैसे V बराबर, ये V1 V2 बराबर है, V1 और V2 बराबर है, तो I1 R1 बराबर I2 R2, यही लिखा जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखें कि I1 बराबर या I2 बराबर, तो I2 बराबर I1 इंटू R1 अपान R2 लिखेंगे, तो ये वही चीज़ है। I अपान IG, तो नीचे तो G लिखेंगे, ठीक है। R1 देखिए I1 अपान I2, तो R2 अपान I1, तो यहाँ पर G लिखा जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे R इंटू G अपान R प्लस G, G कट गया, तो R प्लस G अपान R, ये हो गया I अपान IG। तो यहाँ से इधर आ जाए तो I इंटू R बराबर हो जाएगा, इधर आएगा ये, तो ये हो जाएगा IG इंटू R और प्लस IG इंटू G। अब ये इधर आ जाए तो यहाँ पर R कामन ले लें, तो I माइनस IG, ठीक है, बराबर IG इंटू G, तो R बराबर हो जाएगा IG इंटू G अपान I माइनस IG। अब इसी में मान रख दिया जाए तो IG का मान है 4 मिली एम्पियर, ठीक है, तो 4 मिली एम्पियर 4 × 10⁻³ एम्पियर। G का मान है 15 ओम, ठीक है, और I का मान है 6 एम्पियर माइनस IG का मान है 4 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लें तो निकाल लेंगे हम इसका मान। तो ज़रा जल्दी से सॉल्व करिए, इसका कितना मान आता है। सॉल्व हो जाएगा। अगर हम 10⁻³ से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 4 × 15 बटा ये 6000 माइनस 4, ठीक है, तो 4 बटा ये कितना हो जाएगा 5996 और 4 × 15। अब इसको सॉल्व करें तो 15 चौके 60, 60 बटा 5996, तो लगभग जो आएगा, ठीक है, इतना 15 एम्पियर। निकालिए जल्दी से। सॉल्व कर लीजिए।
यही है आंसर, 60 बटा इतना लगभग 10 मिली ओम होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज हमने आपके एनसीईआरटी का एक एक प्रश्नों का सलूशन करते हुए 28वें प्रश्न का सलूशन किया है। ठीक है, प्रयास हमने किया है कि हर एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो आपको अच्छी तरह से ये सभी समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः आप सभी पूरे प्रश्नों को एक बार और पढ़िएगा ज़रूर इसे। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अच्छी तरह से कैलकुलेशन आप कर लें। जब हम आगे कुछ और प्रश्नों को कराएंगे तो आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तो अगला टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।